हेलो गाइस। इस वाली वीडियो में हम आइसोमर्स पढ़ते हैं और आइसोमर्स के लिए एक आध शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी नंबर ऑफ़ कार्बन वाला अल्केन हो, मतलब 8 कार्बन वाला हो, ऑक्टेन हो, आपके पास पेंटेन हो, तो आपने उनके आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो साथ ही साथ इस वाली वीडियो में हम क्लासिफिकेशन करने लगे और क्लासिफिकेशन का एक आध पार्ट पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। इस वाली दूसरी पार्ट के लिए फिर हम क्या करेंगे, एक आध दूसरी वीडियो बनाएंगे ताकि उसको बाद में आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करने लगे। यहाँ पे देखिए वर्ड, सबसे पहले आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, और मर्ज का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। कि मतलब क्या, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो लेकिन उनके स्ट्रक्चर में एक आध डिफरेंस आ जाए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक आध डिफरेंस आ जाए, तो आइसोमर्स की डिफिनेशन क्या होगी। आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर टू बी कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड दियर फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स को क्लासिफाई किया गया बेसिकली दो मेन ब्रांचेस में। एक आध हमारे पास होती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या इसका एक आध और नाम भी होता है, बाज़ बुक वाले इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बाज़ बुक वाले इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें, एक आध हमारे पास होती है चेन आइसोमर्स, एक आध पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मीटामर्स, स्टार्टोमर्स। इन सभी के क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सभी के क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में एक आध डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किस चीज़ में आएगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में आएगा, डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में आएगा। तो देखते हैं ये कैसे इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। और फिर साथ ही साथ फिर हम स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स में होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्टली हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, केमिकल फार्मूला भी इनका सेम होता है, लेकिन फिज़िकली थोड़े से ना कुछ और डिफरेंस आ जाते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में तो हमारे पास ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, फिज़िकल भी सेम होती है, बायोलॉजिकल भी ये मोस्टली सेम होते हैं। लेकिन कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में हमारे पास दो आध टाइप्स होते हैं, एक जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, एक आध ऑप्टिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में फिर हम देखते हैं कि आया वो सिस पोजीशन में आई हुई है या ट्रांस पोजीशन में। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम देखेंगे कि आया आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, कायरल कंपाउंड आपके पास क्या होने, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने लगे, आपके पास आइसोमर्स के लिए रूल्स क्या है। आइसोमर्स आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निकालने हैं तो उसके लिए बेसिक रूल क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम मस्ट बी ग्रेटर देन 3। मतलब आपके पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनके आइसोमर्स नहीं बन सकते। आपके पास नंबर 1 कार्बन वाला, इसके आइसोमर्स नहीं बन सकते। नंबर 2 कार्बन, इनके आइसोमर्स नहीं बन सकते। नंबर 3 कार्बन, इनके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनमें आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपके आइसोमर्स शुरू होते हैं ब्यूटेन से। तो देखें, इनके लिए एक आध ट्रिक बताने लगा हो कि आपने आइसोमर्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। आइसोमर्स के लिए ट्रिक क्या होनी है, एक आज सिंपलेस्ट ट्रिक बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आइसोमर्स के लिए फिर हमने रूल्स पढ़ा कि अगर आपके पास कार्बन 1 मतलब मीथेन, कार्बन 2 अगर आपके पास मीथेन, ईथेन, और ये आपके पास कितना मीथेन हो, आपके पास ईथेन हो या प्रोपेन हो, 3 कार्बन वालों, इनके पॉसिबल आइसोमर्स नहीं बन सकते। इनकी वजह क्या है, इनकी वजह यही है, इनके ना स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। सपोज़ अगर आपके पास 3 आध कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, यहाँ पे देखें नंबर 3। अब अगर आप यहाँ पे ना कोई भी एक आध सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अटैच कर ले तो भी यही चीज़ बनती है। इनके भी पॉसिबल आइसोमर्स नहीं बन सकते, इनके भी आइसोमर्स नहीं बन सकते।
लेकिन आपके पास जो नंबर 4 ब्यूटेन कार्बन है उनके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। ब्यूटेन के बाद पेंटेन के 3 आइसोमर, एक्सेन के 5, इसके 9 और ऑक्टेन के 18 और इसी तरह इसके 35, इसके लिए 75। तो इसके लिए एक शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या होनी, यहाँ पे देखिए पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर हम सिंपली ड्रॉ कर ले डॉट लाइन मेथड के थ्रू, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब देखें ये हमारे पास एक चेन हो गई, और अगर इनके आइसोमर्स आप देखो तो इनके पॉसिबल 2 आइसोमर्स हो सकते हैं। एक तो ऐसे हो सकती है, या तो यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 3, एक सब्सटीट्यूएंट या तो नीचे होगा या ऊपर हो सकता है, मतलब यही चीज़ हो सकती है, एक सब्सटीट्यूएंट हो सकता है। तो इसको अगर आपने स्ट्रेट चेन में लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है CH3 CH2 इस वाली केस में, तो आपका क्या बनेगा N ब्यूटेन। अगर एक सब्सटीट्यूएंट आया हुआ है तो क्या बनेगा इसका आइसोब्यूटेन, तो इस वाले का होगा N ब्यूटेन। और इस यहाँ पे देखिए एक सब्सटीट्यूएंट आई हुई है, तो इसको आप क्या कहोगे, आइसोब्यूटेन कहोगे। तो उनके सिर्फ पॉसिबल 2 आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर आप पेंटेन को देखो, पेंटेन का तो एक स्ट्रेट चेन बन जाएगा, 1 कार्बन, 2 3 4 5। आपने स्ट्रेट लिखा CH3 CH2 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 CH3, तो इस वाले का नॉर्मल क्या बनेगा, N पेंटेन बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखें इसका एक आइसोमर ये होगा। इसका दूसरा क्या, अगर एक सब्सटीट्यूएंट आ गया, यहाँ पे देखिए 1 2 3 कर दिए 4, एक सब्सटीट्यूएंट तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो इस वाले को अगर एक सब्सटीट्यूएंट आ गया तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, आइसो। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटेन इसे हम कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास देखें ऐसा केस भी तो हो सकता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक आध सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे आया हो, एक आध इसी कार्बन के ऊपर सब्सटीट्यूएंट आया हो। तो यहाँ पे देखिए इस वाली केस में इनको क्या कहेंगे, नियो कहेंगे ना। एक कार्बन के ऊपर 2 सब्सटीट्यूएंट आए हुए, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नियो। और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नियो पेंटेन। तो कहने का मतलब ये है, इन दो के तो आप बता सकते हो कि ब्यूटेन के हमारे पास 2 आइसोमर्स होते हैं, एक N ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। पेंटेन के आप बता सकते हो, एक आध N पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा नियो पेंटेन। लेकिन अगर आप उससे ऑनवर्ड्स जितने आगे चले जाओगे उतनी ही आपको मुश्किल लगेगी, मुश्किलात सामने आएंगी। तो इसके लिए एक आध शॉर्टेस्ट ट्रिक है, इंतहाई आसान सी ट्रिक है। अगर आप देखें इसके लिए एक आध फार्मूला यूज़ होता है, कार्बन 4 से लेकर के कार्बन 7 तक। उसके लिए फार्मूला आपके पास N-4 + 1, ये एक आध फार्मूला अगर आपको याद हो, फिर आप इनके आइसोमर्स लिखने की बजाय अब इनके आइसोमर्स अगर आप लिखोगे आपसे 2 या 3 मिनट लाजमी लेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको ये वाला फार्मूला आता हो, कार्बन 4 से कार्बन 7 के लिए अगर आप ये वाला फार्मूला फिट आउट करें तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं बनेगा। तो सपोज़ देखें अगर आप कार्बन 6 का फाइंड आउट कर रहे तो यहाँ पे N से मतलब क्या, नंबर ऑफ़ कार्बन। यहाँ पे देखिए मैं कार्बन 6 के लिए इसको क्या हल करने लगा हूँ कि कार्बन 6 के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। मैंने कहा फार्मूला याद किया हुआ 2N-4 + 1। तो यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला हल करने लगा हूँ 2, और यहाँ पे N मेरे पास कितना है 6 और -4 + 1। तो यहाँ पे देखिए 6 - 4 कितना आया, 2 है। 2 2 ज़ार 4 + 1, 2 2 ज़ार 4 + 1 कितना आया, 5 आया। तो कार्बन 6 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, कार्बन 6 के 5 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला आता हो तो आप इजीली इनको हल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टेन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ऑक्टेन के लिए भी यही फार्मूला, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपने करनी है। 2N-4, यहाँ पे +1 लिखा हो तो यहाँ पे आपने +2 लिखना है। और सपोज़ यहाँ पे देखिए नॉन के लिए आप फिर क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे देखिए 2N-4, यहाँ पे ऑक्टेन के लिए +2, तो नॉन के लिए आपका क्या होना है, +3 होना है। यहाँ पे देखिए C10 के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, इसके लिए आपका होगा 2N-4 + 1 + N। यहाँ पे N से मतलब क्या, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। ये थोड़ा सा मॉडिफाई फार्मूला हो गया।
2n-4 + 1 + n, या आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपके पास ये जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं इनका सम आप ले ले, तो ये सारे के इन सभी का अगर आप सम लेंगे ना तो वो आपका इन सभी के बराबर आ जाएगा। अगर आप इन सभी को प्लस कर लो तो ये 75 के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह कार्बन 4 से कार्बन 10 तक आप इजीली विद इन सेकंड्स बता सकते हो। बस आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए, 2 की पावर n-4 + 1। अगर आपको ये वाले ट्रिक आते हो ऑक्टेन के लिए, फिर आपने करना क्या, +1 की बजाय +2 लिख लें, नॉन के लिए +3 लिख लें, और यहाँ पे डीकेन के लिए क्या करें, आप जितने भी आइसोमर्स हैं उनका सम ले लें तो वो 75 बनता है। या आप 2n-4 + 1 + n, यहाँ पे +n यहाँ पे कितने हैं, 10 है, तो अगर आप इनको हल कर लो तो आपके पास इनका आंसर आ जाएगा। तो आप शुरू करने लगे क्लासिफिकेशन शुरू करने लगे आइसोमर्स के। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, यह जिसका एक आध नाम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हमने कहा नाम से ही पता चला है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दैट आइसोमर्स दैट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या होगा, सेम होगा, बट डिफर इन स्ट्रक्चर, या बट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, बट डिफर इन स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर में एक आध डिफरेंस आ जाए तो वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो उनकी सबसे पहली टाइप क्लासिफिकेशन में उनकी पहली टाइप क्या कहलाती है, चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमर्स, या बाज़ बुक वाले इनको स्केलेटल आइसोमर्स भी कहते हैं, स्केलेटल आइसोमर्स। तो क्या होंगे स्केलेटल आइसोमर्स, arise due to difference in nature of carbon chain but having same molecular formula। यहाँ पे देखिए ये वाले स्ट्रक्चर्स आपके पास किस चीज़ के लिखे हुए हैं, पेंटेन के लिखे हुए, कार्बन 5 हाइड्रोजन 12, ये आपके पास कौन सा वाला पेंटेन है। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट चेन आई हुई, तो इसके लिए हम क्या लिखते थे, एन पेंटेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है, नेचर ऑफ कार्बन चेन में आ रहा है। यहाँ पे देखो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आध कार्बन के साथ एक आध सब्सटीट्यूएंट आया हुआ, वो भी किस चीज़ का, उसी कार्बन का ही है। तो इस वाले के लिए हमने कहा अगर एक आध सब्सटीट्यूएंट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो आइसोपेंटेन। और हमने ये भी कहा अगर एक सब्सटीट्यूएंट नीचे आई हुई है, एक आध सब्सटीट्यूएंट ऊपर आया हुआ है, तो इसके लिए टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नियो पेंटेन। इनके लिए आइसोमर्स देखें, हर एक के आइसोमर्स के आप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना, इतना टाइम होता है। आप पॉसिबल आइसोमर्स के लिए ना एक आध फार्मूला आपको आना चाहिए, और वो वाला फार्मूला क्या था, वो वाला फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप इजीली से इनको आइडेंटिफाई करवा सकते हो। वो फार्मूला था 2n-4 + 1, ये था कार्बन 4 से लेकर के कार्बन 7 तक। और इसको हमने हल कैसे करना था, तो वो वाला ट्रिक आपको बताया हुआ था। सपोज़ अब देखिए आप इसी पेंटेन के पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, यहाँ पे n से मतलब क्या, नंबर ऑफ़ कार्बन, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर ऑफ़ कार्बन, यहाँ पे कितने 5 -4 + 1, तो यहाँ पे देखिए 5 - 4 1 आ रहा है, तो 2 + 1 आंसर कितना है, 3 आया। तो पेंटेन के आपके पास पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, 3 आधा आइसोमर्स हो सकते हैं। ये तो हो। पोजीशनल आइसोमर्स क्या होंगे, पोजीशनल आइसोमर्स अराइज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। किसी भी कार्बन चेन के ऊपर, सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सपोज़ आपके पास CH2, यहाँ पे देखिए CH3 CH2, यहाँ पे देखो CH2, और यहाँ पे एक Cl अटैच। और इस वाली केस में देखो आप CH3 CH2 C, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे देखो CH,
1 2 3 4, यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे CH3 आ रहा है। इस वाले कार्बन को देखें, इसकी वैलेंसी 1 2 3, एक आधी ये बॉन्ड 4 बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चरल देखें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी का सेम बनेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूले में देखो कार्बन कितने 1 2 3 4, तो कार्बन टोटल कितने हैं 4। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन कितने हैं 9, और एक आध क्या इसमें क्लोरीन इसके साथ अटैच है। इसके देखो 1 2 3 4 4 3 3 6 7 8, और यहाँ पे देखो 3 3 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 आ रहे हैं, और कार्बन उसके उतनी ही है, क्लोरीन भी उतनी ही। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखें पोजिशनल आइसोमर्स अराइज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर 1 कार्बन पे क्लोरीन आई हुई है, तो इस वाले का नाम क्या बनेगा, इस वाले का नाम बनेगा 1 क्लोरो। टोटल कितने कार्बन है 4 है, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से शुरू करो, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2, तो आपने वहाँ से शुरू करनी होती है जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूट करीब पड़ रहा हो। तो इस वाले का नाम क्या बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन स्ट्रक्चर भी वही हो, चेन भी वही हो, लेकिन जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम हो, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा हो, कार्बन की चेन में आ रहा हो। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट जो है नंबर 1 कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नंबर 2 कार्बन पे आ रहा है। तो पोजिशनल आइसोमर्स आर दैट आइसोमर्स which arise due to difference in position of same functional group on carbon chain। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर दैट आइसोमर्स दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है कि उनके फंक्शनल ग्रुप में एक आध डिफरेंस आ जाए। तो सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास एक आध CH3O CH3, तो इस वाले का नाम क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 आध मीथाइल आए हुए, सेंटर में एक आध ऑक्सीजन आया हुआ है, तो इस वाले का नाम होगा डाई मीथाइल ईथर। और अगर यहाँ पे देखो सपोज़ आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ CH3 CH2OH। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH ग्रुप आया हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में, तो इस वाले का नाम क्या होगा। यहाँ पे देखो 2 कार्बन, तो इसके लिए क्या ईथेन, ये एंड पे क्या है अल्कोहलिक ग्रुप, तो इथानॉल इसके लिए यूज़ होगा। इन दोनों के देखो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस में आ रहे हैं, इसका ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पे कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने यूज़ हुए 6, ऑक्सीजन एक आध यूज़ हुआ। ये इनका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो हमने कहा ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में आ रही हो, उसके फंक्शनल ग्रुप में आ रही हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 आध कार्बन यूज़ हुए, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3 2 5, एक आध ये 6 हाइड्रोजन और एक आध ऑक्सीजन। यहाँ पे इसके एक आध यहाँ पे आप लिख रहे हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस वाले का नाम क्या होगा, मीथेन ईथेन प्रोपेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड आया हो, तो इस वाले का नाम होना है प्रोपानोइक एसिड। इस वाले का क्या नाम होना है, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपा मतलब क्या, फर्स्ट फेट, कुछ और कॉमन नेम्स थे। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ हुआ, C डबल बॉन्ड OOH, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आया हुआ है। लेकिन अगर आप इस वाले को देखो CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे देखो CH3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, मिथाइल यूज़ हुआ, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या कहलाता है, एसीटेट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो इस वाले का नाम क्या होगा, मिथाइल एसीटेट। हालांकि देखें इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखें, यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3, तो कार्बन कितने यूज़ हुए 3 यूज़। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6, और ऑक्सीजन कितने यूज़ हुए 2 आदि यूज़ हुए।
इस वाले में देखो कार्बन कितने, 1 2 3, 3 आध कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे देखो 3 और 3 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे भी 2। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलेस तो सेम है प्रोपानोइक एसिड्स और मिथाइल एसीटेट के, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ हुआ है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप यूज़ हुआ है, जिसे आप क्या कहते हो, एसीटेट ग्रुप कहते हो। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम, ऐसे आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ जाए, तो वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स क्या होंगे? मेटामर्स आर द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स which arise due to unequal distribution of carbon atom on either side of same functional group। तो इससे मतलब क्या, यहाँ पे वर्ड्स को ही समझे। मीठा मतलब क्या, हाफ, और मर्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। तो यहाँ से एक बात क्लियरली आपको आइडिया हो रही है कि ये आपको सिमेट्रिकल, या तो आपके पास वो सिमेट्रिकल होंगे या तो आपके पास अनसिमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अब सिमेट्रिकल आइसोमर्स, अनसिमेट्रिकल आइसोमर्स से मतलब क्या है, are that isomers which arise due to unequal distribution of carbon atom on either side of same functional group। यहाँ पे देखिए, ये सपोज यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के दरमियान आया हुआ। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ईथर। तो यहाँ पे देखो इस साइड से क्या, इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल। इसके लिए क्या हम लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर्स। और अगर क्या, ये सिमेट्रिकल ईथर भी आप इनको कह सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की इस साइड पे जितने कार्बन है इस साइड पे उतने ही कार्बन है, तो इस वाले को आप सिमेट्रिकल ईथर भी कह सकते हो। अगर आपके पास एक आध ऐसा आ जाए, सपोज देखें CH3 CH2 CH2O CH3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक साइड पे मिथाइल आया हुआ, यहाँ पे देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपाइल आया हुआ। यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी 4 कार्बन, वहाँ पे भी 4 कार्बन। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पे M आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, P आ रहा है। इस वाले का नाम क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा। पहले आपके पास M आ रहा है तो मिथाइल, फिर आपके पास क्या, प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। हालांकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप की जो सिमेट्री है वो उसमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरे पास 4 आध कार्बन यूज, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने यूज़ हुए, 10, एक आध ऑक्सीजन यूज़ हुआ। ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और यहाँ पे देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन यूज़ हुए। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 3 और 2 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब ये है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन उनकी सिमेट्री में एक आध डिफरेंस आ जाए तो वो आपके पास मीटामर्स कहलाते हैं। तो metamers are the type of constitutional isomers which arise due to unequal distribution of carbon atom on either side of same functional group। यहाँ पे देखो दोनों साइड पे सेम, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, इसको आप अनसिमेट्रिकल ईथर भी कह सकते हो। यहाँ पे इसको सिमेट्रिकल ईथर, ये वाले आपके पास क्या होंगे, ये वाले हमारे पास होने अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर्स होंगे। यानी कि आप डिफरेंट और भी एग्जांपल्स दे सकते हो। सपोज यहाँ टाइटोमर्स क्या होंगे, टाइटोमर्स आर द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स विच अराइज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन सेम मॉलिक्यूल। किसी भी सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुई हो, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुआ हो, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस आ जाए, तो वो आपके पास टाइटोमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने लगा हूँ। हमने बेसिकली एक आध एग्जांपल्स देखी हुई है, पढ़ी हुई है। CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कभी कभार ऐसा हो जाता है 103 हाइड्रोजन शिफ्टिंग भी इसको कहते हैं। यहाँ पे हो क्या जाता है, यहाँ पे देखें 1 और 3 में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाती है। यहाँ पे एटम नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे क्या नंबर 3। सपोज़ इस साइड से भी हो सकती है शिफ्टिंग, इस साइड से भी हो सकती है। ये देखो, ये आपको हमारे पास ये कौन सा वाला बन रहा है, कीटोन की तरह का है, तो कीटो फॉर्म भी इसको आप कह सकते हो। यहाँ पे देखो, यह इसको आप डाईमिथाइल कीटोन कह सकते हो, कीटोन की तरह का दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे कभी कभार ऐसा केस बन जाता है, कभी कभार ऐसी सीनरी बन जाती है। सपोज़ देखो यहाँ पे ना मैं CH2 लिख रहा हूँ, एक आदि का हाइड्रोजन ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कभी कभार 1.3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाती है। ये वाला ऑक्सीजन जो होता है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ खींच लेता है। जब पूरी खींच लेगा तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा, तो उसी टाइम क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिर जाता है। ये वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में क्या शिफ्ट हो जाती है इस वाले हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ। तो देखिए क्या बनेगा आपका, आपके पास एक आध बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे क्या एक आध OH आ गया, और यहाँ पे क्या एक आध CH3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीटोन था, यहाँ पे एक आध OH आ गया, तो इस वाले को आप क्या कहोगे, अल्कोहल आ गया। तो इसको कीटो फॉर्म अगर आप कह रहे हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो इसको आप क्या इनोल फॉर्म कह सकते हो। यहाँ पे क्योंकि एक डबल बॉन्ड आया हुआ है और यहाँ पे एक आध अल्कोहल आया हुआ, तो ईन का मतलब क्या, जहाँ पे कोई भी विनाइल आपके पास आया हो, ईन आया हो, डबल बॉन्ड आया हो, यहाँ पे एक आध OH आया हो, इनोल फॉर्म इसको आप कह सकते हो। और इस वाले को कीटो फॉर्म मतलब कीटोन की तरह के दिखाई देने वाला, ये है भी कीटोन। और वो जो आपके पास है ऑयल आया हुआ है, अल्कोहल की तरह का दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर। इनमें एक्चुअली होती क्या है, रेजोनेंस होती है, मतलब शिफ्टिंग होती है। कभी कभार प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और कभी कभार ये वाला प्रोटॉन वापस शिफ्ट हो जाता है इस साइड पे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे आइसोमर्स जहाँ पे हो क्या रही, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग हो रही हो, तो उस वाले को हम क्या कहते हैं, टाटोमर्स कहते हैं। या इनका एक आध सिंपल आपने स्वीटर आयन में अगर पढ़ा हो, या अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक आध हाइड्रोजन होता था, और यहाँ पे एक आध C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, यहाँ पे हमारे पास NH2 होता था। यहाँ पे देखें कार्बन की कोई भी चेन होती थी, यहाँ पे हम R लिखते थे। तो ये हमारे पास कोई भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, हो क्या जाता है, कभी कभार इनमें भी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन इनमें हो जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है, कभी कभार ये वाला H यहाँ से शिफ्ट होकर इस साइड पे आ जाता है। तो देखिए, अगर ये वाला H वहाँ पे आ गया, तो यहाँ तो H यही वाला रहेगा, R भी यही वाला रहेगा। यहाँ पे क्या C डबल O नेगेटिव हो जाएगा। इस वाले ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा। क्यों, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन फेयर थे, तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, NH3 प्लस बनेगा। तो इस तरह का अगर कोई एक आध आयन बन गए, इस वाले को हम क्या ज्वेटर आयन भी कहते हैं। बास बुक वाले इनको इंटरनल साल्ट आयन भी कहते हैं, इंटरनल साल्ट आयन। तो यहाँ पे अमीनो एसिड के अंदर भी क्या हो रही है, आपके पास अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर क्या हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो रही है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी, तो उस वाले का लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाएगी। डिफरेंस किस चीज़ की वजह से आ रही है, 103 हाइड्रोजन शिफ्टिंग की वजह से। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, टाटोमर्स कहते हैं।